नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 40, यानी कि जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रमुख रोग और सामान्य रोगों के बारे में, है ना। और हमने बात की थी पिछले वीडियो में कुछ रोगों के बारे में, सामान्य रोगों के बारे में बात की थी। ये बात की थी कि कुछ रोग असंक्रामक होते हैं, कुछ संक्रामक होते हैं, कुछ रोग के बारे में बात की थी। और साथ में हमने बात की थी कि किस तरह से जो है प्रतिरक्षा तंत्र पर जो है ये रोगाणु जो है वो अटैक करते हैं। और साथ में बात की थी कि किस तरह से जो है आपके जीवाणु जनित, वायरस जनित यानी विषाणु जनित, है ना, फिर प्रोटोजोआ जनित और हेलमिंथेस जनित, ये 4 तरह के जो है आपके कोर्स में है। इनके पूरा एक चार्ट बना करके आपको बताया गया था कि किस तरह के रोग हमें पढ़ने हैं आगे। और साथ में मैंने दिए थे आपको 2 प्रश्न दिए थे, आपने आशा है कर लिए होंगे क्योंकि बहुत सरल थे, उसी टाइम में आपने कर लिए होंगे, है ना। तो चलो एक बार नजर डाल लेते हैं उनके ऊपर। उंगलियों में विकृतियां किस रोग के कारण होती हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि जो लिप्रासी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी जो होता है, उस बैक्टीरिया के कारण जो है क्या हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ रोग हो जाता है ना। अपन ने पूरे जीवाणु जनित रोग पढ़े थे पिछली बार, और ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसे कोढ़ रोग भी बोलते हैं ना। अछुआछूत रोग के कोई 3 उदाहरण बताइए। मतलब कि 2 तरह के संक्रामक रोग होते हैं, एक होते हैं छुआछूत यानी कि जो छूने से फैलते हैं, है ना। अगर हाथ वगैरह पे वायरस वगैरह आगे, जैसे किसी ने छींका, और उसके जिसमें हमने टीबी के बारे में पढ़ा था, है ना, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा था, है ना, कि अगर छींकता है कोई व्यक्ति तो तुरंत ही सामने वाले पे उसके जो छींटे अगर जाएंगे तो वो संक्रमित हो सकता है। तो इस तरह से ये तो छुआछूत वाले रोग थे। और दूसरे जो किससे फैलते हैं, रक्त से, सीरम से, है ना। अगर उनके अंदर, रक्त के अंदर या सीरम के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाए किसी व्यक्ति, जैसे कि आपको पता है एड्स, है ना, अगर क्या है संक्रमित सुई जो है वो लगा दी जाए अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसके अंदर चले जाते हैं वायरस। ठीक है, तो इस तरह से एड्स है, डेंगू है, मलेरिया, ये क्या है, अछुआछूत रोग होते हैं। तो आपने उसी टाइम ही कर लिया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ाई भी की है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जीवाणु जनित और रोगों के बारे में, है ना। जो पिछली में पढ़े थे उसके अलावा जो और रोग हैं जीवाणु जनित, उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो आगे हमारे रोग का कारक बनते हैं। तो इसमें अब जो पहला पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे टिटेनस या धनुस्तंभ। इसके बारे में हमने जब प्रतिरक्षा वाला चैप्टर पढ़ा था ना, प्रतिरक्षा तंत्र वाला, तब भी मैंने इसके बारे में बात की थी, क्योंकि उसमें हम जब वैक्सीनेशन पढ़ रहे थे, टीकाकरण जब हमने पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में बात की थी, टिटनेस के बारे में बात की थी। तो टिटनेस जो है वास्तव में ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, है ना, इसके द्वारा, हालांकि क्या बताया गया था उस वाले प्रतिरक्षा तंत्र में, आपको ये बताया गया था कि बेसिकली ये जीवाणु के द्वारा नहीं, मतलब यानी जीवाणु है तो रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से एक न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पायस्मीन निकलता है ना, न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पायस्मीन निकलता है, जो कि टिटेनस रोग करता है ना, इसके अंदर से ही निकलता है। तो ये वाली बात आपकी पहले की गई थी, हमने प्रतिरक्षा तंत्र में की थी। तो यहाँ पर हम इसको एक बार और पढ़ेंगे। तो क्लस्ट्रोडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है, और वास्तव में न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पायस्मीन ये स्रावित करता है, इसके द्वारा ही ये टिटनेस रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिर दर्द बहुत अधिक, एकदम तेजी से सर दर्द होता है, और व्यक्ति के जब जबड़े जो हैं वो बिल्कुल भिज जाते हैं। ऐसे में मतलब उसके कई बार जब ऐसा कुछ दौरा वगैरह पड़ता है तो कहते हैं चम्मच बीच में घुसा देनी चाहिए दांतों के, नहीं तो क्या होता है कि दांतों के तले जीभ आ जाती है और जीभ कटने का डर रहता है, खाना नहीं निगल सकता है, और साथ ही शरीर क्या होता है, ऐंठने लगता है। ये देख रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल जैसे धनुषाकार, इसका नाम ही इसीलिए रखा हुआ है ना, इसका नाम क्या है, धनु स्तंभ। तो वो इसीलिए रखा हुआ है कि जिस तरह से धनुष होता है ना, तो इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल एकदम अकड़ जाता है, ऐंठन हो जाती है ना। और संक्रमण के 3-4 हफ्ते के भीतर रोग के लक्षण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, यानी इतना खतरनाक रोग है, क्योंकि क्या खा नहीं पाएगा, जबड़े जब भींच गए
तो वो कुछ खा पी नहीं सकता है ना, और शरीर भी ऐंठ गया है, तो अगर ये इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो फिर मृत्यु हो जाती है। रोग का प्रसारण जो है घाव, त्वचा के कटे फटे स्थान, आपको कहा जाता है ना, जैसे ही अगर कभी चोट लगती है किसी जंग लगे लोहे से या कील से, है ना, या छिल जाते हैं, सड़क पर कोई गिर जाता है तो उसके छिल जाता है, तो कहते हैं तुरंत जा करके क्या लगाना चाहिए, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टेटबेक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है। तो जैसे कोई कट गया है ना, या फिर कील वगैरह चुभ गई, तो इस कंडीशन में रोगाणु जो है इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इस रोग के बचाव के लिए, टिटनेस रोग के बचाव के लिए टिटनेस प्रतिरोधी टीके जो हैं वो लगवाने चाहिए। और ये टीका जो है 6 महीने तक कारगर होता है, फिर 6 महीने बाद दोबारा लगवाना पड़ता है अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो। टिटनेस टॉक्साइड, है ना, इसका उपयोग भी लाभकारी होता है। टिटनेस एंटीटॉक्सिन रोग के लिए प्रभावी औषधि है। टॉक्साइड है, एंटीटॉक्सिन है, ये सब क्या है, इसके लिए प्रभावी औषधियां होती हैं। टिटनेस का रोग प्रारंभ में असाध्य था। स्टार्टिंग में इसके बारे में जो इसका जो वैक्सीन वगैरह है इसके बारे में पता नहीं था, है ना। इससे ग्रसित रोगियों से 80 to 90%, क्योंकि आपको पता है कि चोट लगना, कटफट लगना तो आम बात होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी मृत्यु हो जाती थी पहले, है ना। यदि समय पर उपचार मिल जाए तो मृत्यु से बचा जा सकता है। आजकल जो है इससे मृत्यु नहीं होती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उपचार कर लिया जाता है समय रहते ही और टिटनेस का टीका लगवा लिया जाता है, ठीक है ना। टिटनेस का ये रोग विकासशील देशों में ही है, जहाँ जलवायु गर्म है वहां ये अधिक होता है, वहां पर ये जो इसका बैक्टीरिया है वो डेवलप हो सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब है हमारा निमोनिया। निमोनिया जो है आपको पता है सामान्य रूप से ये बच्चों में और वृद्ध लोगों में बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और होता किससे है? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, इसका जो जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। जो अपन ये रोग पढ़ रहे हैं, इन रोगों में आपको करना क्या होगा, अगर जैसे प्रश्न आता है आपका, तो आपको करना क्या होगा, एक तो आपको इसके किस कारण से फैल रहा है, कौन से बैक्टीरिया के कारण फैल रहा है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। फिर इसके लक्षण क्या है ना, ये किस तरह से फैलता है, और फिर इसका उपचार क्या है। तो इस तरह से इसको आप पॉइंट वाइज जो है याद रखेंगे। तो ये समूह में पाए जाते हैं या कभी कभी एकल भी होते हैं। इफेक्ट कहाँ करता है? ये फेफड़ों पे इफेक्ट करता है, ठीक है ना। निमोनिया रोग में व्यक्ति को अधिक ठंड लगती है और साथ ही तेज बुखार आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और बहुत तेज बुखार हो जाता है ना। ये देखिए ये निमोनिया, ये देखिए अफेक्टेड है ना, इससे अफेक्टेड दिख रहे हैं ना ये सारे, ये निमोनिया से अफेक्टेड है सारा का सारा पोर्शन। यकृत पित्ताशय में सेप्टेसीमिया तथा जलन होने लग जाती है, यानी कि पस भर जाती है ना। पित्ताशय में क्या होती है? पस भर जाती है और बहुत अधिक मात्रा में जलन होने लग जाती है। रोगी की छाती में दर्द होता है, रक्त की जो क्षमता है उसमें कमी हो जाती है और सांस लेने में भी कठिनाई आती है। रोग के लक्षण 1 से 3 दिन में प्रकट हो जाते हैं, है ना। छोटे बच्चों में तो बहुत तेजी से वो सांस लेना है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है ना, तो बहुत तेज सांस चलती है। तो बड़े बूढ़े लोग बोलते भी हैं कि देखिए इसकी पसलियां चलने लग गई। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में जब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है तो पसलियां ऊपर नीचे होती है ना, तो इसलिए ये भी कहा जाता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये फ्लूइड भर गया इसमें। आपको जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ाया था तब बताया था कि जो एल्वियोलाई है आपकी, है ना, एयर सैक्स जो है, वायु कोश जो है आपके फेफड़े के अंदर, वो क्या करते हैं, वही हमारे श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। तो अगर उसमें फ्लूइड भर जाएगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ये जैसे फ्लू होता है, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, जब वो एक्यूट कंडीशन में पहुंच जाता है तो फिर वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये जो आपका बैक्टीरिया है ये अटैक करने लग जाता है। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर एवं भीड़ वाले मकानों से दूर रहकर रोगाणु से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोगी को पृथक रखकर एवं उसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लेने और त्यागा गया बलगम आदि मिट्टी में दबा देने से इस रोग से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर वही
कि इसके संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उसे भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ठीक है, ये देखिए फ्लूइड भर गया, ये एल्वेलाई है ना, ये आपका श्वसन तंत्र में, ये देख लीजिए आपका फेफड़े हैं, है ना, श्वसन नली है, तो ये इसका एक पार्ट का ये इन्होंने बताया हुआ है। तो देखिए किस तरह से ये बंद हो गया। अब जो नली में क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, तो किस तरह से ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वो क्रिया जो है वो बंद हो जाएगी लगभग, तो सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होने लग जाती है। तो अगला है हमारा प्रवाहिका या अतिसार, जिसको क्या बोला जाता है, डायरिया बोला जाता है। ठीक है, ये रोग जो है ये शाइजेला ग्रुप के जो जीवाणु होते हैं उनके कारण फैलता है। और कैसे फैलता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, उल्टी दस्त आने लग जाते हैं। ये देखिए आंत पर इफेक्ट डालता है, ये देख रहे हैं आप, जो हमारी आंत है उस पर ये इफेक्ट डालता है और बहुत अधिक मात्रा में क्या शुरू हो जाते हैं, उल्टी और दस्त आना शुरू हो जाते हैं। तो साथ ही साथ अगर ज़्यादा मात्रा में ये हो जाए, है ना, तो आंत से अधिक मात्रा में जल, श्लेष्मा और रक्त जो है वो भी आने लग जाता है। रोगी को बुखार और कमज़ोरी आने लग जाती है। ये देखिए बार बार इसके लक्षण देख लीजिए, ये देखिए वॉमिटिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि जब रोगी को बहुत अधिक मात्रा में उल्टी दस्त होंगे तो क्या होगा, तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उसको ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। साथ में घर में भी आपको पता है ना, नमक और चीनी का पानी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम वो देते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग, मतलब पेट के अंदर जो है मरोड़े उठते हैं और बहुत अधिक क्या होता है, दर्द होता है, पेट में जो होता है दर्द होता है बहुत समय तक, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, ऐसे लगता है कि बार बार जो है मल त्याग की इच्छा जो है वो होने लग जाती है। तो उसी चक्कर में क्या होता है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, बार बार मल त्याग को क्या बोलते हैं, दस्त लगना बोलते हैं, है ना। और धीमे अतिसार के बहुत समय तक बने रहने और उग्र दशा में थोड़े ही समय में क्या हो जाता है, रोगी को कमजोरी आ जाती है। अब शरीर का जब हमारा जल वगैरह निकल जाएगा, बार बार हमको मल त्याग के ले जाना पड़ेगा, वॉमिटिंग आएगी, तो क्या होगा, थकान हो जाएगी, कमजोरी आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें उस कमजोरी को दूर करने के लिए वही सही आप अब समझ गए हैं, नमक चीनी का पानी या फिर ORS का घोल पिलाना पड़ता है। खनिज लवणों की बहुत सारी कमी के कारण, यानी अत्यधिक कमी के कारण रक्तपूरिता और मूर्छा, मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है ये कि मृत्यु तक हो जाती है। तो मेन लक्षण इसके क्या हो गए, आपके पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, निर्जलीकरण, बुखार, मल में खून, दस्त, उल्टी, ये जो है डायरिया के, अतिसार के या प्रवाहिका, है ना, इसको कुछ भी कह सकते हैं अपन तीनों में से। और इसके ये सबसे मेन लक्षण होते हैं। सावधानियां क्या रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो सावधानी हमको क्या रखनी चाहिए, सफाई की सावधानी रखनी चाहिए, है ना। जो जगह है वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, फिर रोग में बचाव के लिए क्या करना चाहिए, पानी को उबालकर और छानकर पीना चाहिए। रोगी के द्वारा त्यागे गए जो मल है और जो उल्टी है उसको क्या करना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, जिससे रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु जो हैं वो वातावरण में न फैलें और किसी स्वस्थ व्यक्ति को रोगी न करें। ठीक है, खुला रखा भोजन और सड़े गले फल जो हैं बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। यानी खुला रखा भोजन में क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, जी हाँ, मक्खियाँ जो होती हैं वो उड़ के आती हैं और उस भोजन पे बैठ जाती हैं। और मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं, आपको पता है ना, गंदगी में बैठती हैं ना। तो जब अगर वो उस भोजन पे बैठ जाएंगी तो क्या होगा, उनके पैरों में और जो उनके टांगों में गंदगी लगी हुई है उस भोजन पे आ जाएगी। और यदि वो भोजन स्वस्थ व्यक्ति कर लेगा तो क्या होगा, वो भी बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन सदैव ढक करके रखना चाहिए और सड़े गले फल या कटे हुए फल जो हैं वो नहीं खाने चाहिए कभी भी। साथ में सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई है आपको, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोगी के बर्तन, रोगी के कपड़े, रोगी की बिस्तर को निर्जर्मीकृत करते रहना चाहिए, यानी कि स्टरलाइज करते रहना चाहिए और गर्म पानी में उबाल करके उसको धोना चाहिए ना। और साथ में जो रोगी की तीमारदारी कर रहा है उसे भी अपना ध्यान रखना चाहिए। उसको अगर रोगी को कोई खाना देता है ना, उसके कपड़े बदलता है, तो क्या करते रहना चाहिए, उसको अपने हाथ जो है वो लगातार साबुन से धोते रहना चाहिए, जिससे कि उसके अगर हाथों में बाई चांस कीटाणु वगैरह आ गए हैं तो वो हट जाएं, है ना।
तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है आसपास की सफाई की। रोगी को थोड़ा थोड़ी देर में पानी पिलाने की ज़रूरत है। पानी जो है वो चावल का जो मांड होता है वो भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ी देर में वो भी पिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जो हम डायरिया में अगर करेंगे तो रोगी जो है उसको हम बचा सकते हैं। तो चलिए आगे अपन देखते हैं। फिर है मस्तिष्क आवरण शोध, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, है ना। इसमें मस्तिष्क समझ आ रहा है, यानी कि इसका संबंध किससे है? मस्तिष्क से है ना, हमारे जो है मस्तिष्क से है। ये रोग निसेरिया मेनिंजाइटिस, है ना, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस जीवाणु के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। रोगाणु जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा मेरु द्रव्य को संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये सीधा कहाँ अफेक्ट करता है? ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इफेक्ट करता है। ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट है इसको मेनिंजिस कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, इसीलिए इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जो ये पायामेटर, ड्यूरामेटर, ये आपको पता है ना कि हमारे दूसर द्रव्य है ना, श्वेत द्रव्य जो का किस में होते हैं? मेरुरज्जु द्रव्य जो कहलाते हैं, है ना, मेरुरज्जु में होते हैं। तो ये उन पर इफेक्ट जो है वो डालता है। और इस रोग के कारण क्या होता है? बहुत तेज फीवर होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, स्लीपी, यानी ऐसा लगता है रोगी जो नींद ही नींद आ रही है उसको। फिर रैशेज हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये तो फेस पर और पूरी बॉडी पर रैशेज, रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े से। या फिर डिसलाइक लाइट्स, मतलब ऐसे लगता है कि बिजली क्यों जल रही है ना। फिर कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये मस्तिष्क पर इफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारी सोच पर भी ये प्रभाव डालता है। तो जो भी, जिसको भी ये अटैक करता है ये वाला जीवाणु, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो कंफ्यूज रहता है ना, वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और स्नीजस, ठीक है, उसको छींके वगैरह जो है वो आने लग जाती हैं। तो ये सारे जो सिर दर्द, बेचैनी, उल्टियां, जलन, तेज बुखार, ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो हैं इस फीवर में होने लग जाती है। मतलब इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। ये रोग संपर्क द्वारा फैलता है। अब ये देख लीजिए, ये संक्रामक रोग है तो संपर्क द्वारा फैलता है। इसके अलावा रोगी के खांसने और छींकने के समय, है ना, क्योंकि इसमें छींके बहुत आती हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो छींकते समय या खांसते समय मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकती हैं? संक्रमित कर सकती हैं, या हवा में फैल जाती हैं। तो दूसरा व्यक्ति अगर पास में कहीं है और वो सांस ले रहा है, उस वायु को ले रहा है, तो उसके भी शरीर में ये पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। बूंदों के निगलने पर प्रसारण संभव है। इस रोग के लक्षण 2 से 10 दिन में प्रदर्शित होते हैं। रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी संक्रमित वाले रोग है ना, जो भी संक्रमण वाले रोग हैं, यानी जो संक्रमण छूने से फैलते हैं, छुआछूत वाले रोग हैं, उनमें रोगी का जो भी खाना पीने का जो भी सामान है, जो उसके बर्तन हैं, जो जिसमें वहाँ सो रहा है, वो बिस्तर है, जो वो कपड़े पहन रहा है, ये सब चीज़ें एकदम अलग होनी चाहिए। और जब भी इनको धोते भी हैं तो स्टेरलाइज होनी चाहिए बिल्कुल, है ना, अच्छी तरह से इनको गर्म पानी में उबाल करके और धोना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, पानी में उबाल करके धोना चाहिए। फिर रोगी की कफ, उल्टी और मल को क्या करना चाहिए? मिट्टी में नीचे दबा देना चाहिए, जिससे कि वो जो जीवाणु कीटाणु है वो हवा में फैल ना सके, है ना, और दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित ना हो। फिर है गोनोरिया रोग। ये जो रोग है ये जननांग संबंधी रोग है ना। हमने जनन तंत्र जब पढ़ा था तब हमने जननांगों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जो है जीवाणु, ये जीवाणु होता है निसेरिया गोनोराई। इस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है और जनन तंत्र के जो भाग हैं हमारे, उस पर ये इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। ये जीवाणु जननांग के उपकला स्तर पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण 3 से 9 दिन के पश्चात मूत्र मार्ग में पीले रंग का द्रव जो है स्रावित होने लग जाता है। ठीक है, ये किसी को भी हो सकता है, स्त्री को भी हो सकता है और पुरुष को भी हो सकता है। और उनके जो जननांगों में क्या होता है, 3 से 9 दिन में जब ये इस पर प्रभाव पड़ता है इसका, तो जो मूत्र
का जो पार्ट है जहाँ से मूत्र आता है वहां पर क्या होने लग जाता है, वहां पर पीले रंग का द्रव जो है वो वहां से निकलने लग जाता है ज्यादा मात्रा में, है ना। और जननांगों में क्या होती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है। स्त्रियों में कुछ ही दिनों में यूरेथ्रिटिस उत्पन्न हो जाता है। अब इससे क्या होता है, उनका जो मासिक चक्र है ना, जो बात हमने रज चक्र की थी कि 28 दिन में ये साइकिल जो है रिपीट होती है ना। आपको ध्यान होगा हम कॉपस ल्यूटियम की बात की थी कि जब एग रिलीज हो जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, वो रक्त के थक्कों के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। पूरे 28 दिन का ये चक्र होता है। तो ये चक्र जो है प्रभावित हो जाता है। रोगाणु हृदय के कपाट को भी संक्रमित कर सकते हैं, है ना। इसको एंडोकार्टिडिस रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनकी, जब हमने हृदय वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय की संरचना की जब हमने बात की थी, तब हमने बात की थी कि 2 आलेन 2 नीले होते हैं और आलेन और नीले के बीच में क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, है ना। तो ये जो रोगाणु हैं ये उन कपाटों को भी क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, एंडोकार्टिडिस रोग जो है वो हो जाता है। तो इस रोग के जीवाणुओं का प्रसारण जो है वो रोगी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से भी हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये संक्रमण वाला रोग है ना, तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी रोगी को ये रोग है ना, तो दूर रहना चाहिए उससे। और उसके जो पहनने के कपड़े हैं और जो उसका बिस्तर है, जो उसके बर्तन है, वो भी अलग रहने चाहिए। कभी कभी रोगी व्यक्ति के उपयोग में आने वाली वस्तु के स्पर्श से या संपर्क में आने से भी इसका प्रसारण होता है, जो बात अभी मैंने कही आपको। क्योंकि ये क्या है, छुआछूत वाला रोग है ना, संक्रमण वाला रोग है, फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है। तो रोगी के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि उनको स्टरलाइज करते रहना चाहिए समय समय पर, है ना। रोग से बचने के लिए रोगी को पृथक रखना चाहिए, रोगी के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसे रोगी से कोई भी संपर्क जो है वो नहीं रखना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए जब तक कि वो स्वस्थ नहीं हो जाता। अब बात आती है हैजा, है ना, कॉलेरा। तो ये विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु होता है इसके द्वारा उत्पन्न होता है। और इसमें बहुत ही भयंकर रूप से क्या होते हैं, उल्टी और दस्त हो जाते हैं, है ना। पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, और ये बहुत टॉक्सिक होता है। ये जो विब्रियो कॉलेरी है ये बहुत ही टॉक्सिक जो है बैक्टीरिया है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को उल्टी एवं दस्त प्रारंभ हो जाते हैं, और साथ में क्या हो जाता है, शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी शरीर में पानी की बहुत गजब की कमी हो जाती है ना। इससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और ठंड पड़ने लगती है और पेशाब बंद हो जाता है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जब आपका पानी जो खत्म हो गया शरीर का, तो मूत्र बनना भी बंद हो जाता है ना। तो मूत्र बिल्कुल बंद हो जाता है। हाथ पांव में क्या होता है, ऐंठन आने लग जाती है। रोग का प्रसार ज्यादातर किससे होता है, जल से होता है। यानी कि ये जो हमारा विब्रियो कॉलेरी है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, दूषित जल में ये उपस्थित होता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी जो है वो उबाल कर पीना चाहिए, या पानी जो है उसको इसीलिए कहते हैं कि पानी को जो है उबाल करके पीना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें होता क्या है, लूज ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, इंक्रीज थ्रस्ट, पानी की कमी होएगी तो पानी जो है ज़्यादा पिएंगे। फिर रैपिड वेट लॉस, बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, जो है आपका शरीर का वजन जो है वो कम होने लगता है। और डायरिया, वही डायरिया जैसे उल्टी दस्त हो जाते हैं, है ना। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, वॉश हैंड विथ सोप एंड रनिंग वाटर फ्रीक्वेंटली। हाथ जो है, वैसे भी सामान्य रूप से भी हाथ जो है वो साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए बहते हुए पानी में, है ना। यानी हमारा जो टैप है उसके अंदर या वॉश बेसिन सिंक के अंदर हमको पानी खोल करके और फिर हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोने चाहिए, है ना। एंश्योर वाटर इज बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग एंड स्टोर्ड
प्रॉपरली, ठीक है। जो पानी पीना चाहिए वो कैसा पीना चाहिए, पानी उबाल करके पीना चाहिए, और उसको जहां भी रखा जाए वो ढक करके और सही रखा जाए, जिससे कि उसके अंदर बाहरी कीटाणु जीवाणु जो है प्रवेश नहीं कर सके। कुक फूड प्रॉपरली एंड कीप इट कवर्ड, ठीक है। जो खाना है उसे, भोजन को बिल्कुल सही सही पकाना चाहिए, पूरी तरह से पकाना चाहिए, ताज़ा बनाना चाहिए, और उसे कैसे रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए, यानी उसको ढक करके रखना चाहिए। ये इसके प्रिकॉशंस हैं। साथ में ORS का घोल इसमें भी लाभकारी होता है। जो ORS की अपन बात कर रहे थे, जब हमने डायरिया में भी बात की थी इसके बारे में, क्योंकि उल्टी दस्त होते हैं तो शरीर में पानी की कमी आ जाती है, और उसे पूर्ण करने के लिए नमक चीनी का घोल या ORS का घोल जो है वो सही रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी जो है ORS वाला पीते रहना चाहिए। अब घर के आसपास का वातावरण कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। बासी सड़ी वाली खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए, और हैजे के टीके का उपयोग करना चाहिए। यानी इसमें रोग से बचने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, हैजे के टीके जो है वो जरूर लगवाने चाहिए। और रोगी को तरल भोजन, चावल का मान दिया जाना चाहिए। इसमें जो चावल होता है ना, चावल को उबाल करके और उसका जो पानी होता है ना, चावल नहीं दे करके वो जो छान करके उसका जो पानी होता है उसे मांड कहते हैं, वो जो है रोगी को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहना चाहिए। और ये बहुत खतरनाक रोग है, बहुत जल्दी फैलता है ये। फिर है मोतीझरा, जिसको कि कहते हैं टाइफॉइड, है ना। इस टाइफॉइड रोग का कारण है सॉल्मोनेला टाइफी। सॉल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये जीवाणु जो है क्या उत्पन्न करता है, टाइफॉइड रोग जो है वो उत्पन्न करता है। सबसे पहले क्या होता है, रोगी के सिर में बहुत अधिक दर्द होता है और वो सुस्त बना रहता है ना, बिल्कुल एकदम सुस्त सा हो जाता है। फीवर आना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होने लग जाती है, सिर में दर्द होने लग जाती है, और उसका जो फीवर है, यानी उसको जो बुखार है वो 103 डिग्री से 105 डिग्री तक, बहुत हाई फीवर जो है वो हो जाता है ना। हाई फीवर हो जाता है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। और टाइफाइड का फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है ना। ये देखिए पानी, वही ये भी किससे होएगा, पानी दिख रहा है ना आपको, यानी कि ये भी दूषित जल से होता है। शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, दस्त हो जाते हैं, और साथ ही साथ मूत्र की कमी हो जाती है, यानी मूत्र आना कम हो जाता है। जहां पर भी यही उल्टी दस्त की, अभी तक अपन यही बात कर रहे हैं लगभग, है ना। तो जहां भी उल्टी दस्त वाली बात आती है वहां पर क्या होता है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है मूत्र आना कम हो जाता है। और रोगी का ज्वर जो है वो 15 दिन बाद कम होता है, मतलब इतने दिन तक उसका वो ज्वर चलता रहता है ना। और इस रोग का प्रसार जल, भोजन, कीट आदि द्वारा होता है। अब आप देख लीजिए, जो दूषित जल है वो कितना खतरनाक है, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसीलिए पानी को हमेशा उबाल करके स्वच्छ पानी जो है वो ही पीना चाहिए। आजकल तो बहुत वाटर फिल्टर्स भी आ गए हैं, है ना, पर पहले टाइम में यही किया जाता था कि पानी को उबाल करके और फिर पिया जाता था, जिससे कि उसके सारे कीटाणु जीवाणु जो हैं वो नष्ट हो जाएं। इस व्यक्ति में आपसी संपर्क से भी इसका प्रसार होता है ना। ये टाइफॉइड भी क्या होता है, आपसी संपर्क से जो है फैलता है। फिर इस रोग से बचाव के लिए मलमूत्र मिट्टी में दबा देने चाहिए। जो भी संक्रमित आपके रोग हैं उसके आपने चीजें कॉमन देखी, कौन कौन सी चीजें कॉमन देखी आपने। एक तो आपने देखा कि रोगी को अलग रखना चाहिए, सबसे पहले रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, जो कमरा जहां पर की धूप और हवा प्रॉपर आती रहे, है ना। क्योंकि रोगी को स्वस्थ होने के लिए धूप और हवा जो है वो बिल्कुल एकदम सही वाली चाहिए, मतलब धूप और हवा जो है प्रॉपर चाहिए होती है। उसके बाद आपने देखा कि उसके जो कपड़े हैं और उसका जो बिस्तर है वो एकदम सेपरेट होना चाहिए, और जब भी उसको धोना है तो गर्म पानी में धोना चाहिए और स्टेरलाइज करना चाहिए। साथ ही उसके जो खाने के बर्तन हैं वो भी अलग होने चाहिए बिल्कुल, है ना, उनका भी उपयोग कोई और ना करे, और उनको भी गर्म पानी से धोना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो संक्रामक रोग होते हैं उनके लिए, है ना।
तो और जो उस व्यक्ति की तीमारदारी करता है, यानी क्योंकि रोगी व्यक्ति तो बेचारा सो रहा है तो उसकी तीमारदारी भी करनी पड़ती है, वो तो उठ नहीं सकता है ना, बीमार है, तो जो उसकी तीमारदारी भी कर रहा है उसे भी प्रॉपर हैंड वॉश करने चाहिए अपने, है ना, और साथ में मास्क अगर लगा के रखते हैं तो बहुत सही रहता है, क्योंकि ये जो संक्रामक रोग हैं ज़्यादातर सांस से इसके जीवाणु वगैरह जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसलिए अगर मास्क लगा के रखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। और रोगी का जब भी कोई काम करते हैं, है ना, तो रोगी का काम करने के बाद आकर के और फिर क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर से हैंड वॉश करनी चाहिए काफ़ी देर तक, है ना, लगभग 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें नियंत्रित भोजन करना चाहिए, भोजन जो है वो बिल्कुल नियंत्रित करना चाहिए, खाने में फलों का रस, अंडा, दूध, चावल का मांड लेना चाहिए, है ना। फिर रोगी को पृथक रखना चाहिए और टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने देखी कॉमन है, इसकी वैक्सीनेशन करना चाहिए, और जो प्रॉपर खाना है ना, बिल्कुल एकदम फल वगैरह हैं, है ना, जूस है, सूप है, ये सब समय समय पर रोगी को देते रहना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काली खांसी की, जिसको क्या बोला जाता है, हुपिंग कफ, है ना। हुपिंग कफ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जब इसमें खांसी आती है ना तो हुप हुप की आवाज़ निकलती है, इतनी ज़ोर से खांसी आती है, एकदम मुंह लाल हो जाता है खांसते खांसते, है ना। और ये फैलता किससे है, ये फैलता है कौन से जीवाणु से, बोर्डिटेला पर्टुसिस, ये जीवाणु का नाम है, ठीक है, इसके कारण ये होता है, और लगभग 6 सप्ताह तक ये रोग रहता है ना। इसमें होता क्या है कि बहुत तेज जुकाम हो जाता है रोगी को, और साथ में क्या आती है, खांसी, सूखी खांसी होती है, उसमें बलगम नहीं होती, है ना। वो खांसी कैसी होती है, एकदम सूखी खांसी होती है ना। और उसके साथ ही क्या हो जाता है, हल्का सा बुखार आ जाता है, खांसी की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है, क्या होता है, सांस फूल जाती है और हुप हुप की आवाज आती है, जो मैंने भी आपको बताया। और इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, इसके बचाव के लिए आपको पहले जब टीकाकरण पढ़ाया था तब भी बताया गया था कि डीबीडी का टीका लगाया जाता है, जो टीका डिप्थीरिया और काली खांसी और साथ में टिटनेस, है ना, इन तीनों के लिए लगाया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जीवाणु जनित जो रोग हैं वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, किस तरह से आप इसका एक चार्ट बना करके और इसको लिख सकते हैं। तो इसके चार्ट के लिए आप इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट में यहाँ पर आप पहले तो वो जो है ना क्रम संख्या लिख लीजिए कि क्या कौन कौन सी बीमारियां है ना, 1 2 3 4 जितनी भी हैं। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बीमारी का नाम, ठीक है, बीमारी का नाम। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वो बीमारी कौन सा जीवाणु फैला रहा है, तो उस जीवाणु का नाम आ जाएगा, ठीक है, जीवाणु का, बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा, नाम। फिर उसके लक्षण क्या क्या है ना, लक्षण लिख लीजिए। फिर उसकी उपचार, और फिर उसकी जो सावधानियां हैं, है ना, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सावधानियां लिख लीजिए। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना करके, और सभी जो जीवाणु जनित, इसी तरह से आगे विषाणु जनित भी जब अपन पढ़ेंगे तो उसका भी आप चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक चार्ट बना करके आप जीवाणु का नाम लिखेंगे, पहले तो उस बीमारी का नाम लिखेंगे, फिर जीवाणु का नाम लिखेंगे, फिर उस जीवाणु द्वारा जो है क्या लक्षण है, उस बीमारी के क्या लक्षण है, और फिर उसका उपचार क्या है और कौन सी सावधानियां रखनी है। इस तरह से ये आप एक अगर चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा ख्याल है आप चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए, और जल्दी से लिख भी लीजिए। क्या लिखना है, पहले क्रम संख्या लिखनी है, फिर आपको लिखना है बीमारी का नाम, फिर आपको लिखना है जीवाणु का नाम, जिस जीवाणु के द्वारा वो बीमारी फैलती है, फिर आप लक्षण लिखेंगे, वो उस बीमारी के क्या लक्षण हैं, फिर उस बीमारी का क्या उपचार हो सकता है, और फिर उसके द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उस बीमारी के दौरान वो आप लिख लीजिए। तो पूरा एक चार्ट जब एक जगह होगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ठीक है, इस तरह से आप ये चार्ट बना लीजिए। ठीक, समझ गए, हटा दूं इस चार्ट को, है आप बना लेंगे ना अपने आप, थोड़ा दिमाग लगा के अपने आप बना सकते हैं इस चार्ट को, है ना। तो जल्दी से आप ये चार्ट बना लीजिए, और साथ में लिखिए, क्या लिखेंगे आप, प्रश्न हमारे जो असाइनमेंट के हैं, है ना। मस्तिष्क
मस्तिष्क आवरण शोथ रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, और काली खांसी रोग के बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।